आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं परेटो एनालिसिस के बारे में, उसकी यूजफुलनेस ऑफ परेटो एनालिसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस। So guys, welcome to the CMA finalist. Please like, share and subscribe. Myself Jyoti. Let's start with Pareto analysis. Pareto analysis is a rule that recommends focus on the most important aspect of the decision making. Pareto analysis सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर करता है? डिसीजन मेकिंग के ऊपर करता है, क्योंकि ये एक ऐसा रूल देता है हमें जिससे हम अपने डिसीजन आसानी से ले पाते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द 80-20 रूल। ठीक है, इसको सबसे पहले विल्फ्रेडो पेरेटो ने दिया था, जो कि 19th सेंचुरी के इटालियन इकोनॉमिस्ट थे। ही नोटिस दैट 80% ऑफ द वेल्थ ऑफ मिलियन वाज ओन्ड बाय 20% ऑफ इट्स सिटीजन्स। जो उनकी कंट्री थी, उनके 80% जो वेल्थ थी, 80% वो 20% सिटीजन्स ने ओन की हुई थी। तो उसको देखते हुए और कुछ बिजनेस की सिचुएशंस को देखते हुए उन्होंने 80-20 रूल को बनाया था। उन्होंने कहा कि बिजनेस डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ये अप्रोक्सीमेशन जो है 70-30 भी हो सकता है, 80-20 भी हो सकता है। ठीक है, द मैनेजमेंट कैन यूज इट इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में हम इनको डिफरेंट नंबर में यूज कर सकते हैं। मीन्स 80-20, 70-30 ऐसे हम यूज कर सकते हैं। बट मेनली क्या होता है ना, कुछ चीजें हमारे लिए कुछ ज्यादा ही प्रायोरिटाइज होती हैं। इट हेल्प्स टू क्लियरली एस्टेब्लिश टॉप प्रायोरिटीज एंड टू आइडेंटिफाई बोथ प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल टारगेट्स। मीन्स पेरेटो एनालिसिस हमारी हेल्प करता है एस्टेब्लिश करने में हमारी टॉप प्रायोरिटीज को। हमारे बिजनेस में जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमारी टॉप प्रायोरिटी क्या है, उसको आइडेंटिफाई करने में, और वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या अनप्रॉफिटेबल है, उनको भी आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स से यू आर ए फार्मर। ठीक है, आप एक फार्मर हैं और आपके पास काफी बड़ा एरिया है फार्मिंग के लिए, और आप बड़ी क्वालिटी में क्रॉप्स उगाते हैं। ठीक है, आप हार्वेस्ट करते हैं एक बड़े से एरिया पर, और आपके पास लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड रिसोर्सेज है आपके पास। तो आपके पास सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि विच क्रॉप्स टू फोकस ऑन। आप किन क्रॉप्स पर जो है सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, या फिर आप ऐसे करेंगे कि हर एक जो क्रॉप है उनको इक्वल अमाउंट से टाइम देंगे, रिसोर्सेज भी इक्वल देंगे हर एक क्रॉप को। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको इतना रिटर्न्स नहीं मिलेगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, परेटो प्रिंसिपल्स को यूज करेंगे। मीन्स 80-20 रूल को अप्लाई करेंगे इसमें, हार्वेस्टिंग में। इससे क्या होगा, जो 80% हार्वेस्ट से जो हमारे आउटकम्स आते हैं वो 20% क्रॉप से आते हैं। ठीक है, तो 80% जो हमारे आउटकम्स आए वो 20% क्रॉप से आए। तो जो हमारा 20% जो कोर एरिया है, जो टॉप प्रायोरिटीज हैं हमारी, उनके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा वो मेंटेन भी रहेगा और हमारे प्रॉफिट्स और ज्यादा बढ़ेंगे। और जो हमारे अनप्रॉफिटेबल टारगेट्स हैं जो कि 20% है, उनके ऊपर हम कम फोकस करेंगे। उससे हमारी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। वैसे हम पेरेटो एनालिसिस को यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बिजनेस में कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट में कर सकते हैं, हम पर्सनल प्रोडक्टिविटी को देखने के लिए कर सकते हैं कि हाँ हम पूरे दिन में क्या करते हैं, उनको रैंकिंग देंगे, फिर हम किस चीज पर हम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसके हिसाब से, है ना। इट रिमाइंड्स अस टू फोकस ऑन द मोस्ट important task and prioritize our efforts accordingly. Next is usefulness of Pareto analysis. It provides the mechanism to control and direct effort by fact and not by emotions. मीन्स ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, कंट्रोल और डायरेक्ट एफर्ट्स प्रोवाइड करता है, वो भी फैक्ट्स के बेस पे, ना कि इमोशंस के बेस पे। और ये हमें क्या करता है, हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में प्रॉफिट और अनप्रॉफिटेबल जो हमारे टारगेट्स होते हैं उनमें। तो ये देखते हैं हम कहाँ कहाँ पर यूज होता है। प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू आइडेंटिफाई रूट कॉज। जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो गोल्स हैं हमारे, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें हम कोर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको आइडेंटिफाई करके कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि हाँ हमारे लिए ये प्रॉब्लम है, जो ये सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना चाहिए। गोल है हमारी, हमें देखना होगा कि हाँ हमारे लिए ये गोल सबसे बेस्ट है, ये हमारा मेन गोल है, तो इसको अचीव करने के लिए हमें ज्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए। तो इस तरह वो हमें हमारी क्या करता है, परेटो एनालिसिस हेल्प करता है। सेकंड इज सिलेक्ट एंड डिफाइन की क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम।
मीन्स इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है या फिर किसी भी चीज की किसी भी स्टेप में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो हमारे प्लान या फिर प्रोग्राम्स जो हमने बनाए होते हैं, तो उनको भी हमारी प्रायोरिटाइज करने में और उनको सिलेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है सिलेक्ट की कस्टमर रिलेशंस एंड सर्विस प्रोग्राम्स। मीन्स की कस्टमर रिलेशंस में कौन आते हैं हमारे, जो कि हमारे मेन कस्टमर्स होते हैं और जो हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मीन्स उनके बीच में हमें जो बिल्ड है, जो हमारे रिलेशंस हैं वो अच्छे बना के रखने होंगे और उनको टाइम टू टाइम सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी और सर्विस प्रोग्राम्स को बनाना पड़ेगा जिससे कि हमारे रिलेशन और मजबूत हो सके। नेक्स्ट है सिलेक्ट की एम्प्लॉय रिलेशंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स। ये एम्प्लॉयज रिलेशंस में जो हमारे अच्छे एम्प्लॉयज हैं उनकी ग्रोथ के लिए हमें एफर्ट्स डालने चाहिए, उनको लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, डिजिटली जाने के लिए बोलना चाहिए उन्हें, उनके वर्कलोड को, उनके स्ट्रेस को थोड़ा कम करना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होगा, वो हमारे जो की एम्प्लॉयज हैं वो और ज्यादा इम्प्रूव करेंगे अपने काम को। और की एम्प्लॉयज का हमें कैसे पता चलता है, पेरेटो एनालिसिस लगा करके। सिलेक्ट एंड डिफाइन की परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स। इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे की परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, की इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि क्लियरली कन्वे करना हमारे ऑब्जेक्टिव्स को एम्प्लॉयज तक, जिससे कि वो हमें प्रोडक्टिविटी दे अच्छी, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स बनाए, ये सब इसमें हम करते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमाइज रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम। इसमें हमें क्या करना होता है, हमारा जो रिसर्च का टाइम है उसको मैक्सिमाइज करना होता है, क्योंकि जो रिसर्च होती है उसी से हमें पता चलता है कि हाँ हमारे प्रोडक्ट में ये कमी है, हम इसमें ये चेंजेस कर सकते हैं, और जो उनका डेवलपमेंट टाइम है उसको भी हमें मैक्सिमाइज रखना चाहिए। इससे हमें क्या पता चलता है, मार्केट रिसर्च का ज्यादा पता रहेगा, हमें डिमांड एनालाइज करने में हेल्प मिलेगी, और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनका भी हमें इस रिसर्च से फायदा मिलेगा, उनका भी पता चलेगा कि वो किस तरह की स्ट्रेटजीज को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है वेरीफाई ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। इसमें क्या करते हैं कि ऑपरेटिंग जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, उनको वेरीफाई करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं और अपने जो वर्क एरियाज हैं उनको वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट है बूस्ट असिस्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। हम अब हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को और सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशंस को बूस्ट करेंगे इससे, क्योंकि पेरेटो एनालिसिस से क्या होता है कि हमें जो कोर एरिया होता है उसका पता चल जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर सही जगह पर फोकस करते हैं। यहाँ पर हम 4Ps को भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ हम इन्हें सही जगह पर कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलोकेट फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जब हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारी ये प्रायोरिटी है, हमारे गोल्स ये है प्रायोरिटी में, तो हम अपनी फिजिकल, फाइनेंशियल और जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनको भी अच्छे से एलोकेट कर पाएंगे। जहां पर उनकी ज्यादा जरूरत है वहां पर हमको ज्यादा एलोकेट कर पाएंगे, है ना। और जो हमारा वेस्ट होता है फाइनेंस का, जो फिजिकल ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो हमारा कम हो जाएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस। फर्स्ट है प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। In the case of a firm dealing with multi products, it would not be possible for it to analyze cost, profit, price, volume relationship. मीन्स हमारी फर्म हो सकता है मल्टी प्रोडक्ट्स में डील कर रही हो, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम हर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट, प्रॉफिट, प्राइस, वॉल्यूम रिलेशनशिप निकाल सके। आपको ये तो पता ही होगा कि कॉस्ट, प्रॉफिट, प्राइस, वॉल्यूम होता क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा बहुत, डीप में तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमने ये पहले कॉस्ट अकाउंट में पढ़ रखा होता है। तो ये क्या होता है, कॉस्ट, प्रॉफिट, प्राइस, वॉल्यूम, ये एक मेथड है इवेल्युएशन का, जिससे हमें पता चलता है कि अगर हम कॉस्ट और वॉल्यूम में अगर कुछ भी चेंज करते हैं तो उसके चेंज करने से हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पर इम्पैक्ट पड़ता है। मीन्स उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो इन प्रैक्टिस, इन केस ऑफ सच फर्म अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द प्रोडक्ट में account for about 80% of total sales value। वही Pareto एनालिसिस का रूल लगा हुआ है यहाँ पर भी, जैसे कि अप्रोक्सीमेटली 20% जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो हमें 80% ऑफ टोटल सेल का रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं। तो Pareto analysis is used for analyzing the firm's estimated sales revenue for the various products. It might indicate approximately 80% of its total sales revenue is earned
फ्रॉम द 20% ऑफ द प्रोडक्ट। मीन्स यहाँ पर वही बात बताई गई है, जो हमारे 20% प्रोडक्ट है वो हमें 80% वैल्यू दे रहे हैं, तो हमें हमारी टॉप मैनेजमेंट है जो उनको क्या करना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट को उन 20% प्रोडक्ट्स को ही एनालाइज करना चाहिए, ना कि उन 80% पर ज्यादा फोकस देना चाहिए। जब वो 20% पर ज्यादा फोकस रखेगी तो उनके पास टाइम भी काफी होगा, वो अलग अलग स्ट्रेटजीज भी बना पाएंगी, और जो 80% जो बाकी के बचते हैं प्रोडक्ट्स उनको वो नेक्स्ट एम्प्लॉयज को ही डिलीवर कर दे कि आप इन पर डिसीजन लीजिए, और टॉप मैनेजमेंट सिर्फ 20% पर ही डिसीजन ले, उन्हीं पर फोकस रखे, तो उससे क्या होगा, और ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। नेक्स्ट है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। इसमें क्या है, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, इसमें 20% जो हमारे कस्टमर होते हैं वो हमें 80% प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। मीन्स ये होता है हमारे जो कस्टमर्स होते हैं, तो जरूरी नहीं है एक बार जो हमारे पास कस्टमर आया वो दोबारा भी आएगा। तो कुछ कस्टमर हमारे ऐसे होते हैं जो रेगुलर होते हैं और जो हाई परचेज भी करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 20% जो कस्टमर होते हैं वो 80% प्रॉफिट जनरेट करते हैं, तो हमें ज्यादा फोकस, जो हम कस्टमर के लिए प्रोग्राम्स बनाते हैं वो 20% पर फोकस ज्यादा करना चाहिए। नेक्स्ट है एबीसी एनालिसिस स्टॉक कंट्रोल। एबीसी एनालिसिस में क्या होता है, इसमें मेनली क्या करते हैं, हम ए बी सी तीन कैटेगरीज बना देते हैं। ए में मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड्स, बी में मॉडरेट गुड्स, एंड सी में लिस्ट जो इसेंशियल गुड्स होती हैं उनको रखा जाता है ना। तो एबीसी एनालिसिस को स्टॉक कंट्रोल पर अप्लाई किया गया है यहाँ पर। Another application of Pareto analysis is in stock control, where it may be found that only a few of the goods in stock make up most of the value. Means जो हमारे पास स्टॉक है उसका कुछ पार्ट ही ज्यादातर कॉस्ट को क्या रखता है, मेकअप करके रखता है। मीन्स जो ए कैटेगरी हमने बनाई है, ए बी सी जो हमने तीन कैटेगरी बनाई है, ए में हम रखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड्स। मीन्स अप्रोक्सीमेटली 20% हम जो ए में कैटेगरी में रखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड्स, वो हमारे पूरे स्टॉक का 80% वैल्यू रखता है। तो हमें जो हैंडलिंग करनी है स्टॉक में, जो भी हम रखते हैं आइटम्स, जो ध्यान से हमें रखने की जरूरत है, जिनके ऊपर हमें ज्यादा जो कॉस्ट लगाने की जरूरत है मेंटेनेंस पे और उन सब चीजों पे, तो वो 20% पर ज्यादा फोकस रखने की जरूरत होती है। तो उससे क्या होता है, हमारा नुकसान नहीं हो पाता इतना, हमारी वैल्यू है जो स्टॉक की वो भी ऐसी ही बनी रहती है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता क्या है, बट इसको समझने के लिए भी हमें ये पता होना चाहिए, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमने पढ़ा होता है यूनिट लेवल क्या होते हैं हमारे, बैच लेवल्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट लेवल्स क्या होते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग हमने पढ़ा हुआ है, जॉब कॉस्टिंग है, जैसे डायरेक्ट कॉस्टिंग है, ये सब किसके पार्ट है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के पार्ट है। तो इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इट इज ऑफन सेड दैट 20% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन cost drivers are responsible for 80% of the total cost। मीन्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, अब कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होते हैं, कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं जो एक्टिविटी ड्राइवर्स भी बोलते हैं, जिनको हम जो डायरेक्टली एक्सपेंस को जनरेट करते हैं, जैसे कि मटेरियल्स हो गए हमारे, लेबर्स हो गई, ओवरहेड हो गए, ये सब क्या है हमारे कॉस्ट ड्राइवर्स हैं जो कॉस्ट को डायरेक्टली जनरेट करते हैं। जो हमारे 20% कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं वो 80% कॉस्ट को जनरेट करते हैं, है ना। तो इनके ऊपर हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए, इनको एनालाइज करना चाहिए, इनको कंट्रोल करना चाहिए, जिससे हम जो हमारे कॉस्ट को ड्राइव करने वाले कोज हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें और हमारी कॉस्ट को भी कम कर सकें। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में क्या है, पेरेटो एनालिसिस सीक्स टू डिस्कवर फ्रॉम एन एनालिसिस ऑफ डिफेक्ट रिपोर्ट और कस्टमर कंप्लेंट्स। मींस जो क्वालिटी कंट्रोल में हम क्या देखते हैं, जो कस्टमर से हमारी कंप्लेन आती हैं, जो डिफेक्टिव रिपोर्ट लिखाई जाती है उनके थ्रू, उनको एनालाइज करते हैं हम। ये 80% ऑफ रिपोर्टेड प्रॉब्लम्स कैन यूजुअली बी ट्रेस टू 20% ऑफ द वेरियस अंडरलाइंग कॉजेस। मीन्स जो हमारी 80% रिपोर्ट है प्रॉब्लम्स की, वो 20% कॉज से जनरेट होती है। मीन्स जो 20% ही हमारे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है और उसकी 80% रिपोर्ट कस्टमर हमें दे रहे हैं, तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जो हमारे 20% रिपोर्टेड एरिया है उसको ठीक कर देना चाहिए, जिससे हमारी 80% रिपोर्ट्स कम हो जाएंगी।
इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक कॉल सेंटर है। कॉल सेंटर में हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही है कि फोन कॉल नहीं उठाते हैं। ठीक है, कॉल सेंटर में फोन कॉल नहीं उठा रहे हैं। मान लीजिए 20% ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि फोन नहीं उठा रहे हैं। 20% आ रही है कि उनको नॉलेज ही नहीं है उस चीज की जो हम जानना चाहते हैं ना, उनसे उनको उस चीज की नॉलेज ही नहीं। नेक्स्ट 10% मान लीजिए कि कस्टमर जो है उसको वेट करना पड़ रहा है। मीन्स जो मुझे वो कॉल कर रहा है तो वेटिंग में दिखा रहा है उसकी कॉल को, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, काफी टाइम लग रहा है कांटेक्ट होने में। नेक्स्ट हो सकता है कि स्टाफ कम है, उनके पास लैक ऑफ ट्रेनिंग है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, इनमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए कि फोन कॉल नहीं उठा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा रिपोर्ट दी जा रही है, तो उसके थ्रू हमें एक्शन लेना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बताने चाहूंगी, क्योंकि हमारे सिलेबस में प्रोसेस नहीं दी हुई, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि इनके स्टेप क्या होते हैं, जिससे कि हमें आगे सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो स्टेप में सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं टॉय कंपनी, एक टॉय कंपनी है यहाँ पर, और उस पर हमने पेरेटो एनालिसिस को लगाया है। यहाँ पर टोटल कंप्लेन आई है। द सैंपल डाटा कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट 84 डिफेक्टिव आइटम्स। 84 डिफेक्टिव आइटम्स हैं। 84 मीन्स कंप्लेन ही आई है, उनको ऐसे लगा लीजिए कि 84 कंप्लेन आई है 84 प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। द आइटम्स हैव बीन क्लासिफाइड बाय देयर डिफेक्ट टाइप एज फ्लोस, और ये टाइप्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम क्या है, डिफेक्टिव आइटम्स निकल के आ रही है। ठीक है, फिर उनकी लिस्ट बनानी है। लिस्ट क्या है, क्रैक्स है उनमें, इम्प्रॉपर शेप है, इनकम्प्लीट है, सरफेस स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, अदर है ड्यू टू बैड क्वालिटी रॉ मटेरियल। ये सब क्या हो गई, लिस्ट ऑफ कॉज हो गई, हमने लिस्ट बना ली उसकी। नेक्स्ट हम करेंगे स्कोर द प्रॉब्लम, फिर हम स्कोर दे रहे हैं उनको कि इसको क्रैक्स हैं जो उनको 10 आइटम्स के लिए है, कि 10 आइटम्स पर 10 प्रोडक्ट्स पर क्रैक्स आए हैं। 8 आइटम्स के प्रॉपर शेप नहीं है। 8 जो प्रोडक्ट थे हमारे वो इनकम्प्लीट है। 53 थे वो सरफेस स्क्रैचेस आ रहे हैं उन पर। तो ये क्या हुआ, हमने स्कोर दे दिया प्रॉब्लम को। उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे प्रॉब्लम्स का। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम ग्रुप बनाएंगे मीन्स फ्रीक्वेंसी निकालेंगे उनको। पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, सबसे पहले जो ज्यादा हमें मीन्स, इसमें क्या है पेरेटो एनालिसिस में हम रैंक देते हैं, टॉप प्रायोरिटीज पर रखते हैं। तो सबसे ज्यादा किसकी कंप्लेन आ रही है, सरफेस स्क्रैचेस की आ रही है, तो उसको टॉप में रखेंगे। ऐसे ही इसको, फिर क्रैक्स, फिर इम्प्रॉपर शेप, उसके बाद हम उनकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम इनका ग्रुप बना दिया हम लोगों ने कि ये 53, 10, 8, 8। तो अगर हम सिर्फ एक सरफेस स्क्रैचेस को पूरा कर देते हैं तो हमारी 63% जो रिपोर्ट है, जो कस्टमर की तरफ से डिफेक्टिव रिपोर्ट लिखवाई जा रही है, वो कम हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा क्या होता है इसमें, एड अप स्कोर्स। स्कोर ऐड करने के बाद टेक एक्शन, हम एक्शन लेते हैं। अब हमें पता चल गया कि अगर हम टॉप की 2 जो कंप्लेन्स हैं उनको भी अगर सही कर देते हैं तो हमारा 75% तक जो रिपोर्टिंग है वो कम हो जाएगी, है ना। इन दिस केस यूज ऑफ गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल से प्लास्टिक में सोल्व 63% ऑफ प्रॉब्लम, एंड इफ रॉ मटेरियल इज हैंडल्ड properly at least 75% of problems may be overcome, है ना। तो हम परेटो एनालिसिस की वजह से 75% तक हमारी रिपोर्टिंग कम कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लीन अकाउंटिंग से स्टार्ट करेंगे। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।